My acquaintance with barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structure of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live thousands rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity without permits, but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grain. कूड़ा उठाने वालों से मेरी पहचान मुझे सीमापुरी ले जाती है, जो ऐसा स्थान है जो दिल्ली के किनारे बसा है, लेकिन रूपक के रूप में कहूँ तो दिल्ली से बड़ी दूर है। यहाँ रहने वाले वे अनाधिकृत निवासी हैं, मीन्स ऑथेंटिकेटेड नहीं है, परमिशन नहीं है उन्हें रहने की, जो बहुत पहले 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी उन दिनों एक वीरान स्थान था, एक वीरान जगह थी, अभी भी है पर अब खाली नहीं है। यहाँ 10,000 कूड़ा उठाने वाले मिट्टी के ढांचों में टीन और टापुलिन होता है बेटा। टापुलिन मीनिंग इज है वाटरप्रूफ्ड कैनवस से बनी छतों के नीचे रहते हैं, और यहाँ सीवेज नालियाँ या पानी के कनेक्शन नहीं हैं। बिना किसी पहचान के वे यहाँ 30 सालों से भी अधिक यहाँ रह रहे हैं। उनके पास परमिट नहीं है पर राशन कार्ड है, जिनसे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। अब राशन कार्ड है तो वो अनाज भी खरीद सकते हैं। राशन कार्ड होने की वजह से वो अनाज भी खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन an identity. If at the end of the day we can feed our families, go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. जिंदा रहने के लिए पहचान से अधिक भोजन की ज़रूरत होती है। अगर दिन ढलने पर हम अपने परिवार को खाना दे सकें और बिना खाली पेट के सो सकें, तो उन खेतों की अपेक्षा पर जिनसे कोई अनाज नहीं मिलता था, हम यहाँ रहना अधिक पसंद करेंगे। फटी साड़ियाँ पहने औरतों का एक समूह यह बात तब मुझे बताता है जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्हें अपने हरे भरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ दिया। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. Proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है वहाँ वे अपना टेंट गाड़ देते हैं, जो उनका टेम्परेरी घर बन जाता है। बच्चे वहाँ बड़े होते हैं और जीवित रहने की क्रिया के हिस्सेदार बन जाते हैं।
बच्चे वहाँ बड़े होते हैं और जीवित रहने की क्रिया के हिस्सेदार बन जाते हैं। और सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है कूड़ा उठाना, कूड़ा बिनना या कूड़ा उठाना। सालों बीतने के साथ इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। सालों बीतने के बाद कूड़ा उठाने जो वाले की जो क्रिया है उन्होंने ललित कला का रूप ले लिया है। कूड़ा उनके लिए सोना है, यह उनकी आजीविका है, उनके सिर के ऊपर की छत है, फिर चाहे वह टपकती हुई क्यों ना हो, लेकिन टपकती हुई क्यों ना हो। परंतु एक बच्चे के लिए यह और अधिक है, परंतु एक बच्चे के लिए यह और अधिक है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहेब सेज। अब साहेब कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है और कभी तो 10 रुपये का नोट भी। उस साहेब सेज हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक रही हैं, उसकी आंखों में चमक है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. अगर तुम्हें किसी कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाए तो तुम कूड़ा उठाना बंद नहीं कर दोगे, क्योंकि और पाने की आशा बनी रहती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का मीनिंग वह नहीं है जो उनके माँ बाप के लिए है। बच्चों के लिए यह एक हैरानी से लिपटा है, बड़ों के लिए इसका मीनिंग जीवित रहना है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch in standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits, the gatekeeper lets me use the swing. सर्दियों की एक सुबह पड़ोस के क्लब के बाड़ वाली गेट पर मैं साहिब को खड़ा देखती हूँ, जो सफ़ेद कपड़े पहने 2 युवकों को टेनिस खेलते देख रहा है। मुझे यह खेल पसंद है। बाड़े के पीछे खड़ा संतुष्टि से खेल को देखता हुआ वह कहता है, जब कोई आसपास नहीं होता तब मैं अंदर चला जाता हूँ। वह इस बात को एडमिट करता है, स्वीकार करता है, चौकीदार मुझे झूला झूलने देता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। साहेब too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. साहेब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं जो उसकी बदरंग कमीज और निक्कर के साथ अजीब लगते हैं। किसी ने वे मुझे दिए थे, वह सफाई देने के लहजे में कहता है। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy. वास्तव में वे किसी धनवान बच्चे के छोड़े हुए जूते थे जिसने उन्हें पहनने से मना कर दिया था। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them.
does not bother him. क्योंकि उनमें एक सुराख हो गया था जो उसे सुराख हो गया था भी उसे परेशान नहीं करता। सुराख होने के कारण उस रिच बच्चे ने उसे नहीं पहना जूते को। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now walked in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. उस बच्चे के लिए जो नंगे पैर घूमता हो, सुराग वाले जूते भी उसका सपना पूरा होना जैसा है। परंतु वह खेल जिसको वह इतने ध्यान से देख रहा था वह उसकी पहुंच से बाहर है। आज सुबह साहब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। उसके हाथ में स्टील का एक डिब्बा है। मैं अब सड़क के उस तरफ चाय की दुकान पर काम करता हूँ। मैं सड़क के उस तरफ चाय की दुकान पर काम करता हूँ। दूर इशारा करता हुआ वह कहता है, मुझे 800 रुपये और पूरा भोजन मिलता है। काम करने के लिए मुझे 800 रुपये और खाने को भोजन मिलता है। I ask his face. I see has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry too lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. स्टील का मैं पूछती हूँ। आई आस्क मैं पूछती हूँ। मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे से बेफिक्री का भाव गायब हो गया है। स्टील का डिब्बा जो उस प्लास्टिक के बैग से भारी लगता है जिसे वह आराम से अपने कंधे पर उठाया करता था। बैग उसका था, डिब्बा चाय की दुकान के मालिक का था। अब साहिब खुद का मालिक नहीं रह गया था, क्योंकि पहले तो वो एक रैग पिकर था। कहाँ काम करता है? एक चाय की दुकान पर। I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I'll be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. मैंने पूछा। अब ये पहले कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। I want to drive a car. मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश खुद का मालिक बनने की जिद करता है। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह कहता है। क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? मैं पूछती हूँ। I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his own Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. मैं कार चलाना सीखूंगा, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए वह आंसर करता है।
वह आंसर देता है। उसने अपने मृगतृष्णा की तरह गलियों की धूल से ऊपर उठते हुए जो उसके शहर फिरोजाबाद को पूरी तरह से भर देती है, जो उसके शहर फिरोजाबाद को पूरी तरह से भर देती है। फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद में हर एक परिवार चूड़ियाँ बनाने के धंधे में लगा हुआ है। यह भारत के ग्लास उद्योग का केंद्र है, जहाँ पर परिवारों ने, ऐसा प्रतीत होता है, भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए, ग्लास को वेल्ड करते हुए। यहाँ भी सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाने में पीढ़ियाँ गुजारती हैं। Mukesh family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. Dingy cells without air and light that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Brightness of their eyes. मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। उनमें से कोई नहीं जानता कि हवा और रोशनी से वंचित अंधेरी कोठरियों में ऊंचे तापमान पर, ऊंचे तापक्रम वाली शीशे की भट्टी पर काम करना उन बच्चों के लिए गैर कानूनी है। हाई टेम्परेचर पर भट्टी पर काम करना उन बच्चों के लिए गैर कानूनी है। अगर कानून लागू किया गया तो वह और उसके जैसे 20,000 बच्चे उन गर्म भट्टियों से छुटकारा पा सकते हैं, जहां से वे अपना दिन का समय बिताते हैं और प्राय अपनी आँखों की चमक खो देते हैं। आँखों की चमक खो देते हैं। मुकेश eyes me as he volunteers to take me home, which he proudly says in being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain halls with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. He stopped at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot, and pushes it open. Pushes it open. मुझे अपने घर से चले जाने का आग्रह करते हुए मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है। मुझे अपने घर से चले जाने का आग्रह करते हुए मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है। वह गर्व के साथ कहता है कि उसके घर को फिर से बनाया जा रहा है। हम कूड़े से बंद बदबूदार गलियों को पार करते हैं, गिरती हुई दीवारों वाली झोपड़ियां जिन्हें घर कहते हैं। इनके कमज़ोर दरवाजे हैं, खिड़कियां नहीं हैं। मनुष्य और पशुओं के परिवार प्राचीन जमाने के हालात में साथ साथ रहते हैं। ऐसे ही एक दरवाजे पर वह रुकता है। लोहे के एक कमज़ोर दरवाजे पर वह जोर से ठोकर मारता है और धक्का देकर खोलता है। धक्का देकर खोलता है। We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is
woman, a frail young woman is cooking the evening meals for the whole family. हम एक अधबने झोपड़ी में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं एक अधबने झोपड़ी में। सूखे घास के छप्पर से ढके इसके एक हिस्से में लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है, जिस पर एक बड़े बर्तन में पालक की पत्तियां उबल रही हैं और कटी हुई सब्जियां बड़े एल्युमिनियम के थालों में ज़मीन पर रखी हैं। एक कमज़ोर औरत पूरे परिवार का शाम का खाना बना रही है। धुएं भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, he smiles. धुएं भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। She is the wife of Mukesh's elder brother, not much older in years. She has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of the three men, her husband Mukesh and their father. वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। उम्र में कोई खास अधिक नहीं है, लेकिन घर की बहू के रूप में आदर पाना आरंभ कर दिया है। 3 पुरुषों का दायित्व उसे मिल ही चुका है, उसका पति मुकेश और इनके पिता। मुकेश का भाई मुकेश और मुकेश के पिता। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. In this case, the elders is an impoverished bangles maker. जब बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आता है, वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे पर डाल लेती है। रिवाज की मांग है कि बहू को घर के बड़े पुरुषों के सामने मुंह ढकना चाहिए। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons off school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. Art of making bangles. यहाँ बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। जो बूढ़ा है वह गरीब चूड़ी बनाने वाला है। पहले कपड़ा सिलने का टेलर का काम करता था, टेलर दर्जी का, और फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में सालों तक काम किया। अब कठिन परिश्रम करने के बाद भी वह न तो अपने घर की मरम्मत करवा सका और न ही अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेज सका। वह केवल इतना ही कर सका है कि उन्हें वह सिखा दे जो वह जानता है, चूड़ियाँ बनाने की कला, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies born in the caste of bangle makers. They have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow.
lie in mounds in unkempt yards are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. shanty town. यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है, मुकेश की दादी कहती है, जिसने अपने पति को शीशे की चूड़ियों पर पालिश करने वाली धूल से अंधे हुए देखा है। उसका मानना है, क्या भगवान के लिखे को मिटाया जा सकता है? चूड़ी वालों की जाति में जन्म लेकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, फिरोजाबाद की हर गली में चूड़ियों के गुच्छे, धूप सी सुनहरी, धान सी हरी, गहरी नीली, गुलाबी, बैंगनी, हर उस रंग की जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में होता है। बेतरतीब आंगनों में उनके ढेर लगे होते हैं और उन 4 पहियों वाली रेहड़ियों पर ढेर लगा है, जिन्हें इन गंदे मकानों के शहर वाली गलियों में नवयुवक हाथ में खींचते हुए ले जाते हैं और अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के लैंपों की लो के पास लड़के और लड़कियां अपनी माताओं पिताओं के पास बैठे शीशे के रंगीन टुकड़ों को जोड़कर गोल चूड़ियां बनाते हैं। टुकड़ों को जोड़कर गोल चूड़ियां बनाते हैं। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के लैंपों की लो के पास लड़के और लड़कियां अपनी माताओं और पिताओं के पास बैठे शीशे के रंगीन टुकड़ों को जोड़कर गोल चूड़ियां बनाते हैं। उनकी आंखें बाहर की रोशनी की अपेक्षा अंधेरे के अधिक अनुकूल हैं। यही कारण है कि प्राय वे जब अडल्ट होते हैं उससे पहले वे अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं।